नमस्कार, मैं दिनेश कांजी बीज डंका के स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देश की इकोनॉमी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है और उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज विनीत नाहटा जी है। आप पावर गिल्ड के चेयरमैन हैं, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के ट्रस्टी है और पीएचडी चैम्बर की जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है उसके चेयरमैन है। विनीत जी, बीज डंका के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैंने जैसे कहा कि देश की इकोनॉमी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। जीएसटी रेट सितंबर में कट हुआ और वो रेट कट होने के बाद भी अपना इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है। तो जीएसटी कट करना क्या केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक था? जीएसटी में कटौती केंद्र सरकार का निश्चित तौर पे मास्टर स्ट्रोक था और अक्टूबर महीने की जीएसटी कलेक्शन में 4.25% की बढ़ोतरी हुई है कट्स के बावजूद। ये साबित करता है कि जो प्रमुख उद्देश्य था जीएसटी कट करने का कि नॉमिनल रेट जीएसटी का कट हो जाए, लेकिन जो सब्सक्राइबर बेस है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, वो सीधे तौर पे जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा होता हुआ नजर आता है। इससे हमारी जीडीपी के ग्रोथ को बहुत ज्यादा बल मिलेगा इस स्टेप से। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने में या उसको कम रखने में ये काफी सहायक होगा। ये जीएसटी कट होने के बावजूद भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, देश का इनकम टैक्स बढ़ता है, ये किस और इशारा कर रहा है? ये दो चीजें, ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ, हमारे देश की औद्योगिक स्थिति सुधर रही है। जीडीपी के ग्रोथ के दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। विकसित भारत 2047 में बनने, हमारा जो उद्देश्य है कि हम विकसित भारत बने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो नजदीक और वो साकार होता नजर आ रहा है जी। और हम सही दिशा के अंदर में अग्रसर हो रहे हैं। इकोनॉमी पर बहुत बड़ा संकट था अमेरिकन टैरिफ का, और उसके बावजूद भी हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाने में यशस्वी हुए। इसका क्या कारण लगता है आपको? हमारे देश में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे फेवर में है और सबसे बड़ी बात है कि जो चैलेंजेस थे एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में उसको हम लोगों ने ओवरकम किया है और अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को वहाँ साबित किया है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। कई सेक्टर्स हैं जिसके अंदर में क्या है कि आश्चर्यजनक तौर पर उपलब्धि हुई है। जैसे डिफेंस का सेक्टर है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वहाँ काफी अच्छे नतीजे प्राप्त हुए। एक पूरी तरह से नए क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है डिफेंस में। टूरिज्म भी बहुत सहायक रहा है। जी जी। अभी महाकुंभ हुआ और उसके पहले अयोध्या राम मंदिर, उसके अलावा भारत में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो काफी बढ़ा है। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म और जो नॉर्मल टूरिज्म है उसमें भी क्या है कि ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया है और ये टूरिज्म का क्षेत्र एक फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू अर्नर के हिसाब से उभर के आया है। अच्छा, जब भी देश की इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ती है, प्रगति की दिशा में जाती है, तो 3 लेवल पर उसका फायदा होता है। एक तो आम जनता को फायदा होता है, दूसरा फायदा निवेशकों को होता है और तीसरा फायदा इंडस्ट्री को होता है। शुरुआत करेंगे आम जनता से। ये जो हो रहा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है, तो उसका आम जनता के दृष्टि से क्या मतलब है? जीएसटी इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। भविष्य में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकम टैक्स की जो दरें हैं उसमें और कटौती हो जाए। अच्छा। क्योंकि कलेक्शन बढ़ा है और टैक्स का रेट कम करने से कलेक्शन बढ़े, टैक्स का स्लैब बढ़े, टैक्स पेयर का बेस वो बढ़ जाए, तो इससे जो परचेजिंग पावर और डिस्पोजेबल इनकम, पोस्ट टैक्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ कॉमन सिटीजन, ये बढ़ जाएगा। ये यानी हमने जीएसटी में जो फॉर्मूला केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया कि रेट कट करो और जीएसटी में ग्रोथ निर्माण करो, उसी प्रकार से हम इनकम टैक्स में करने की संभावना है। इस बार सबसे बड़ी बात हुई है महंगाई जो है, जो सीपीआई है वो 0.16% है, डब्ल्यूपीआई -1.2% है। ये आज तक का रिकॉर्ड स्तर है कि न्यूनतम दरें हैं। अच्छा। तो इससे ब्याज की दरों में कटौती करने में रिजर्व बैंक को काफी
आसानी महसूस होगी। और आज के दिन हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर रियल रेट ऑफ रिटर्न इज द हाईएस्ट। हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न 6.2 के करीब है। ये जरा आम जनता के लिए एक्सप्लेन कीजिए कि ये रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। रियल रेट ऑफ रिटर्न ये दर्शाता है कि आपकी जो करेंसी है उसमें परचेजिंग पावर कितनी है। अच्छा। महंगाई कम होने से जो किसी व्यक्ति की यदि आय 100 रुपए है तो उसके हाथ में परचेजिंग पावर जो है वो महंगाई को बाद देने के बाद भी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आज जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भविष्य में वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा। या हो सकता है कि अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाए तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज से इम्प्रूव हो जाए और बेटर हो सकती है। यानी पहले अगर 100 रुपए में वो 1 किलो आलू ले पाता तो उसी 100 रुपए में 1 किलो 100 ग्राम आलू उसको मिल जाएंगे, मिलने की संभावना है। बरोबर है। और ये विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी आकर्षक है। उनको करेंसी का रिस्क बाद देने के बाद भी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इंडियन सॉवरेन डेट में वो उनको काफी अट्रैक्टिव लगेगा और वो सेफ फील करेंगे कि इंडिया के अंदर में हमने निवेश किया है, हमारा निवेश सुरक्षित है, इस देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट मेंटेन्ड है और हम लोग सॉल्वेंट हैं और करेंसी के अंदर में फ्लैप नहीं है। और रियल परचेजिंग पावर उसको विदेशी निवेशक को भारतवर्ष में निवेश करके इंडिया के सॉवरेन बॉन्ड्स के अंदर में मिल सकता है। रिसेंटली हमारा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ था, BBB- से अभी हम लोग BBB हो गए। तो ये भी क्या है कि इस चीज को दर्शाता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारी छवि सुधरी है और लोगों का हमारे देश में निवेश के प्रति विश्वास बढ़ा है। यानी देश की इकोनॉमी सुधरी है, ये सिर्फ हमको नहीं लगता, दुनिया को भी लगता है। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है, वो भी भारत के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लेकर मॉनेटरी फंड तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, आपने बताया आम जनता के लिए कि महंगाई की दर कम हो गई है और मुझे लगता है कि लोएस्ट है। निवेशकों के लिए इसका क्या महत्व है वो भी जरा बताइए। जो आगे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्याज की दरों में रिजर्व बैंक कटौती कर दे। तो जो बॉन्ड के निवेशक हैं वो यदि लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में निवेश करें तो उन्हें ब्याज के अलावा जो प्रीमियम या कैपिटल अप्रिशिएशन है उसका भी लाभ मिल सकता है। यदि कोई निवेशक लंबे अवधि का बॉन्ड ले ले 10 साल 15 साल का, तो ये सुनिश्चित कर सकता है कि आज ऊंचे दरों में वो आगे के 10 साल तक जो बॉन्ड के ब्याज का जो रिटर्न है उसको आज ही लॉक इन कर ले। बाजार में ब्याज की दरें घटती जाएंगी लेकिन उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो फिक्स हो जाएगा लंबे समय तक और लंबे समय तक वो उसका लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा ब्याज की दरें घटने से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कैपिटल अप्रिशिएशन का भी उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की मैं रेकमेंड करता हूं कि जो फिक्स इनकम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, जो 1% भी पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सॉवरेन गारंटीड बॉन्ड्स में, PSU बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं तो उनका कैपिटल भी सिक्योर रहेगा और ग्रोथ और रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी इक्विटी मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसके कारण जो रिस्क होती है वो बॉन्ड मार्केट में जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए जीरो होगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो जब इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो बॉन्ड के मार्केट आउट परफॉर्म करते हैं, बॉन्ड के मार्केट बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से डिफेंसिव बेट के हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं। कुछ बदलाव हो रहा है क्या इन्वेस्टर के माइंडसेट में? भी बदलाव हो रहा है क्या? यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी लोग बॉन्ड में कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है उसमें बदलाव आया है। SIP के, इक्विटी SIP के कलेक्शन बढ़े हैं, बॉन्ड के भी कलेक्शन बढ़े हैं। अभी आजकल कई ऑनलाइन बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, उसके अंदर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा। और ओवरऑल जो है बॉन्ड में अवेयरनेस की कमी थी, वो अब इन्वेस्टर्स ये बॉन्ड के एवेन्यू को इंटरेस्ट रेट साइकिल प्ले करके हैंडसम इंटरेस्ट का रिटर्न कमाने के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। तो इसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और निवेश भी बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अवेलेबल है कि कैसे? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ। एक तो रिजर्व बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, हम्म। दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बॉन्ड हैं, तीसरे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स हैं, जी। और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके। तो ये अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर अपना पसंदीदा बॉन्ड चूज कर सकता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अलाइन करते हुए, और उसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए। क्या वैसे इंटरेस्ट रेट क्या होता है बॉन्ड्स में? 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉवरेन अभी लगभग 6.5% के करीब में दी गई है। स्टेट लोन जो है वहाँ 7.25% के करीब मिल रहा है, और पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 7.2 से 7.5 के % पर एनम का रिटर्न है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर में 7.5 से लेके 10-11% तक है क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस इन्वेस्टर ने शेयर मार्केट में एक साल में 100% रिटर्न कमाया है या 50% से ज्यादा रिटर्न कमाया है, वो लोग बॉन्ड के दिशा में जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो कई सेक्ट्स में उसका पोर्टफोलियो डिवाइडेड रहता है। उसमें रियल एस्टेट, बुलियन, सोना चांदी, उसके अलावा बॉन्ड्स, इक्विटी, आर्ट, क्यूरियो सभी शामिल है। तो अब इंटर सेक्टरल एलोकेशन के अंदर में रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसका जो सेक्टोरल शिफ्ट होता है वो रहता है। अब इसमें एज और उस निवेशक की मौजूदा स्थिति क्या है फाइनेंशियली, और उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको एडवाइस करता है कि आप किस सेक्टर के अंदर में कहाँ एलोकेशन बढ़ाएं। जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और लंबे समय के लिए जो निवेश करना चाहते हैं उनको इक्विटी के अंदर में काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। बॉन्ड जो है वो स्टेबल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है, और वो पैसा जो आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है, उसमें कैपिटल इरोजन 1% भी आपको बर्दाश्त नहीं है, वो पैसा यदि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगाएं तो फ्यूचर के लिए एडिक्वेट सेविंग्स रहेगी, और ये कैपिटल इरोड नहीं होगा, और उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन को कवर करते हुए, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और टैक्सेशन को भी बीट करते हुए आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा ले। लेकिन 6.5% या 7% पर एनम आपका अगर रिटर्न है तो इन्फ्लेशन और टैक्स में ही पूरा हो जाएगा, यानी आपको मैक्सिमम ऊपर 2-2.5% मिलने वाला है। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन तो बीट करते हुए 6% के करीब का हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न है। टैक्सेशन जो है वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 33.9 लगभग 37% के करीब है। तो पोस्ट टैक्स यील्ड यदि आप जीरो कूपन बॉन्ड्स में जाएं, वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल के बाद केवल 12.5% है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक साल से ज्यादा की अवधि है और जिन्हें कैश पैसा हाथ में नहीं चाहिए, उनके लिए पोस्ट टैक्स यील्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर में काफी ज्यादा आ जाएगा। अच्छा। नॉर्मल बॉन्ड्स के अंदर एक साल के बाद यदि वो बेचते हैं और ब्याज की दरें अगर नीचे गई और कैपिटल अप्रिशिएशन हो गया, तो कैपिटल अप्रिशिएशन के ऊपर केवल 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो बॉन्ड्स में पोस्ट टैक्स यील्ड अच्छा कमाने की गुंजाइश है। अच्छा। तो निवेशक इसको क्या है कि एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उपयुक्त बॉन्ड चूज कर सकते हैं। 1 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 60% बॉन्ड्स में और 40% इक्विटी में। अच्छा, इतना? या 65-35 ये रख सकते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। लेकिन एज वाइज भी उसमें फर्क होता होगा ना? यंग इन्वेस्टर है वो ही शुड गो फॉर इक्विटी मार्केट, और जो सीनियर सिटीजन है वो बॉन्ड के लिए जाए, ऐसा कुछ? यदि कोई सीनियर सिटीजन है और उसका यदि आउटलुक लॉन्ग टर्म का है तो वो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा सकता है। अच्छा विनीत जी, मैं आपसे थोड़ा सोने चांदी के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे अभी बॉन्ड की भी बहुत चर्चा है, तो लोग सोना और चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत उत्सुक है। तो इसका क्या कारण है, और सोने चांदी के रेट में जो बढ़त हुई है उसका क्या कारण है? सोने के अंदर में जो रेट की बढ़ोतरी हुई है वो उसका प्रमुख कारण ग्लोबल फैक्टर्स हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, डॉलर और गोल्ड का एक इक्वेशन है,
उसके अलावा जो देश के जो प्रमुख इकोनॉमीज हैं उनका गोल्ड रिजर्व, उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। तो हर कोई अपना ये एज फार एज गोल्ड का सॉवरेन रिजर्व है वो अपने स्ट्रेटजी के अनुसार प्ले कर रहा है। कई देशों ने गोल्ड का रिजर्व घटाया है, कई देशों ने बढ़ाया है। तो ये एक्चुअली अभी आज के दिन जो ट्रेड वॉर हो रहे हैं और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और कुछ समय पहले वॉर की भी सिचुएशन थी, तो गोल्ड के अंदर में जो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है गोल्ड के मूल्य में, वो मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का उसमें काफी बड़ा हाथ है। अच्छा, दुनिया में अगले 2-3 सालों में अगर सुख शांति हो जाती है तो गोल्ड क्रैश करेगा क्या? क्रैश प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रिस्क एपेटाइट इक्विटी की तरफ जाता है या लोगों का रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है या फील गुड फैक्टर यदि इकोनॉमी में आ जाती है, तो गोल्ड के अंदर में प्रोपोर्शनेट जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो लोग गोल्ड से इन्वेस्टमेंट कम करके दूसरी दिशाओं में जो रिस्क वाले फैक्टर्स हैं, जैसे इक्विटी है, रियल एस्टेट है, या फिर दूसरे जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स है, वहां पे क्या है कि इन निवेश की संभावना ज्यादा है। वो स्विच ओवर जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, एक कॉपर के बारे में भी इस प्रकार की चर्चा है कि कॉपर कुड बी नेक्स्ट गोल्ड। कॉपर के अलावा कई मिनरल्स हैं। हमारे देश का तो नेशनल क्रिटिकल मिशन है इसमें रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर। तो बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जहाँ पे हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंसी की आवश्यकता है, क्रिटिकल सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करने के लिए। और ये जो मिनरल्स हैं इसके अंदर में भविष्य में तेजी की उम्मीद है। इनके दाम भी बढ़ेंगे और इनका महत्व जो है वो लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, यानी भविष्य में लोगों के लिए और एक आयाम उपलब्ध हो गया है कि जिसमें वो लोग निवेश कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए अभी जो मौजूदा अर्थकारण है, इकोनॉमिक्स है, उसका क्या महत्व है या इंडस्ट्री पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? मौजूदा स्थिति के अंदर में हम लोग ब्याज की दरों में कटौती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे इंडस्ट्री को काफी लाभ होगा। जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट तो एक कॉस्ट का एलिमेंट है, तो इंटरेस्ट का अगर कॉस्ट कम हो जाता है तो मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। सेक्टर बताइए, कौन से सेक्टर को फायदा होगा? एनबीएफसीज हैं, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे। जो बैंक्स हैं जिनके ट्रेजरी काफी सॉलिड है, वहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेजरी गेन्स के अंतर्गत उनका मुनाफा बढ़ेगा। रियल एस्टेट है, वो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। और कई कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स हैं जहाँ पे क्या है कि उनकी बिक्री ईएमआई के ऊपर निर्भर करती है। तो ब्याज के दरों में कटौती होने से ईएमआई रिड्यूस हो जाता है फ्लोटिंग रेट के ऊपर, तो उन कंपनीज की सेल्स बढ़ जाएंगी। तो कुछ एक सेक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं, ब्याज के दरों में कटौती से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसका एक और आयाम है, जो होम लोन या जो लोग उधार के ऊपर में होम लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन वगैरह ले रहे हैं, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईएमआई में कटौती हो। ये जो चीजें हैं वो अफोर्डेबल हो जाएंगी और उनके बजट के अंदर में वो उसको अवेल कर सकेंगे। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव है। सेल्स की ग्रोथ होगी और इंटरेस्ट रेट का आउटगो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, कंज्यूमर और जो कंपनीज दोनों के लिए क्या है कि ये फायदेमंद है। इस देश में जीरो इनकम टैक्स इस प्रकार का कुछ हो सकता है क्या, जिसकी कई सालों से चर्चा है? सुब्रमण्यम स्वामी तो बोलते रहते, अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया होता तो मैं इनकम टैक्स खत्म कर देता। ये पॉसिबल है क्या? हमारे जो आय के स्रोत है उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इनकम टैक्स को एकाएक जीरो करना, ये मुझे एकाएक नहीं बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स कम करना तो पॉसिबल है। और ये क्या है कि हमारा जो फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कैलिब्रेटेड वे में एक मिड पॉइंट आप क्या है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिससे कलेक्शन भी नहीं घटे और सरकार की रेवेन्यू भी ना कम ना हो। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या है, जैसे जैसे हम लोग विकसित भारत
विकसित देश बनते जाएंगे और हमारी इकोनॉमी और मैच्योर और एडवांस होती जाएगी, तो टैक्स के रेट में कटौती जो है वो नेचुरल है। और वैसे भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने 12 लाख तक रिलीफ देना है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को रिलीफ ऑलरेडी मिल गया है कि जिनकी एक लिमिटेड इनकम है, 1 लाख से जो लोग कम कमाते हैं उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, उनके लिए तो जीरो टैक्स ही है। तो उस प्रकार से यानी फ्यूचर में भी हो सकता है अगर अर्थकारण बेटर हुआ तो, बराबर ना। हमारी जीडीपी के अंदर में रेवेन्यू कलेक्शन अगर बेहतर हुआ और जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन रही और महंगाई यदि कंट्रोल में रही, तो टैक्स के अंदर में हम लोग ग्रेजुअल तौर पे कटौती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्स के रेट में कटौती होने से टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ता है और एक्चुअल जो टोटल कलेक्शन आता है वो क्या है कि पॉजिटिव हो जाता है। तो इंक्रीमेंटल यदि आप देखें तो ये इकोनॉमी के लिए भी बेहतर रहेगा और कंज्यूमर्स या जो सिटीजन्स है उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम भी उनकी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक ईज ऑफ बिजनेस पर इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और उसके फायदे भी दिख रहे हैं। तो कुछ बातें और होना जरूरी है या कुछ बातों को गियर अप करना जरूरी है आपके हिसाब से? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सभी क्षेत्र में उसका कि हम लोग असर देख रहे हैं। जीएसटी जो है वो इटसेल्फ एक उदाहरण है। एक देश एक कर कलेक्शन बढ़ा है, उसके अलावा क्या है कि बहुत सारी अनप्रोडक्टिव ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो कंपनीज की थी वो काम हुई है और जो ट्रांजैक्शन टाइम है लॉजिस्टिक्स में वो काम हो गया। तो ये उसके बारे में जरा डिटेल में जरा बताइए। लॉजिस्टिक का जो टाइम कम हो गया है उसका तो बहुत बड़ा फायदा गवर्नमेंट को हो गया, इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है और ओवरऑल जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको उसके एक्सेलरेशन के अंदर में मदद मिली है। क्योंकि ये बहुत बड़ा हर्डल था इंडस्ट्री के लिए कि चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो समय लगता था उसमें कॉस्ट भी बढ़ता था और टाइम का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो वो मेरे ख्याल से अभी 50% के आसपास आ गया है। वो डेवलप्ड नेशन का जो ये है लेवल है उस लेवल पर आ गया है, निश्चित तौर पर। बराबर है। तो और ऐसी कुछ चीजें होने की जरूरत है क्या जो हो नहीं रही है या हो रही है लेकिन थोड़ा उसका स्पीड कम है? ये सेक्टर स्पेसिफिक है, हर सेक्टर के अंदर में अपने अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं और डिमांड्स हैं। अभी बजट सत्र के पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा है कि अपने पेन पॉइंट्स और अपने सजेशंस रिकमेंडेशंस क्या है कि सबमिट करें। तो सभी चेंबर्स ने, सभी इंडस्ट्री बॉडीज ने ऑलरेडी क्या है कि किया है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी समीक्षा करेगी और आगे अपना स्टेप्स लेगी। तो ये एक प्रक्रिया तो क्या है कि चल रही है और इस बार भी बजट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा जिससे हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेशक जो हैं, निवेशकों को और जो सिटीजन्स हैं उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो क्या है कि बढ़ेगा। अच्छा विनीत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। क्लाइमेट और पोल्यूशन जैसी चीज़ें इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करती रहती है और वो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री को इनकरेज कर रही है कि इंडस्ट्री ग्रीन इनिशिएटिव लेकर आ गया है और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है, कुछ कंसेशंस देती है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि उसका इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट होने की संभावना है और इंडस्ट्री को कितना फायदा होने की संभावना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स, जो कंपनीज हैं वो कन्वेंशनल रूप में जो अभी तक काम करती आ रही हैं उसी में यदि आगे भविष्य में भी काम करें तो एनवायरनमेंट के ऊपर में कार्बन फुटप्रिंट जो है उसके ऊपर में नेगेटिव असर पड़ता है। थोड़ा जरा आप आसान भाषा में समझाइए। पहले तो एक ग्रीन इनिशिएटिव होता क्या है वो जरा आप बताइए प्रेक्षकों को। कोई कंपनी यदि किसी प्रोजेक्ट को लेके आती है जिससे एनवायरनमेंट को क्षति होती है, हमारे कार्बन एमिशंस ज़्यादा होते हैं और ओवरऑल सोसाइटी को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की दृष्टि से नुकसान होता है, यानी आपका हवा पानी खराब होता है, रसायन ज़्यादा एमिट हो जाते हैं, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर में रिलीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर में जो एनवायरनमेंट है उसको लॉन्ग टर्म में क्षति पहुंचती है और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए
उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी इसका डायरेक्ट असर हम लोग देख रहे हैं, कई देश के कई शहरों में AQI जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर गया। तो लिविंग कंडीशंस, जो नॉर्मल हेल्दी लिविंग कंडीशंस हैं, वो भी क्या है कि मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, और जो सिटीजन्स हैं उनको इसके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हेल्थ इश्यूज को है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो नई जनरेशन आएंगी उनको आज के तौर पे जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इससे इंफीरियर मिलेगा यदि हमने आज करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रीन एमिशंस, कार्बन एमिशंस चेक करके यदि डिसिप्लिन वे में और नॉन ग्रीन इनिशिएटिव्स और नॉन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए यदि हम लोग आगे नहीं बढ़े तो भविष्य में हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और इंडस्ट्री क्या कर रही है, बताइए जरा। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सभी कंपनीज को दिए गए हैं, जिनका क्या है कि पालन करते हुए वो अपनी कॉर्पोरेट छवि सुधार सकते हैं। क्या क्या गोल्स है वो? उसके अलावा ESG कंप्लायंस है, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये भी एक क्या है कि मापदंड सरकार के द्वारा इशू किए गए हैं, जिसका पालन करके इसमें क्या इंडस्ट्री को क्या लक्ष्य दिए गए? बेसिकली इंडस्ट्री को कमर्शियल तौर पे एक जो फायदा हो सकता है वो ये है कि यदि जो कंपनीज हैं वो ग्रीन इनिशिएटिव्स, ESG कंप्लायंट और SDG कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डालें, जैसे अब ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो यदि स्टील कंपनीज है वो ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन के अंदर में यदि चले जाएं, जिसके अंदर में कन्वेंशनल कोल बेस्ड फ्यूल जो एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशंस रिलीज करती हैं उनसे हट के दूसरे क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में चले जाएं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज हैं, सोलर वगैरह हैं। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में हेवी एनर्जी कंजप्शन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इज वन ऑफ द अदरवाइज ये बायो एथेनॉल और वो वाले भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं क्लीन फ्यूल के लिए। तो वो अगर वैसे प्रोजेक्ट्स हों जिससे कार्बन एमिशंस कम हो जाए, उसके लिए कम ब्याज की दरों में ग्रीन बॉन्ड्स के इशुएंस के द्वारा ब्याज भी उनको लोन उनको उपलब्ध हो सकता है। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ब्याज की दर में हम एक टर्म यूज करते हैं ग्रीनियम। यदि ब्याज की रेट 7% है और ग्रीनियम ये कोई ग्रीन बॉन्ड है तो वो 0.25 से 0.3% कम है, ये जिसको हम ग्रीनियम कहते हैं, उनको क्या है कि फंड मिल सकता है, तो ये उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। इससे क्या है कि कंपनीज को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ग्रीन इनिशिएटिव्स और ग्रीन प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर लेके आए, और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको कॉन्शियस होकर ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है नेशन बिल्डिंग और एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ डायरेक्टेड हो। भले क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स का उनको ब्याज की दर कम मिले जो ग्रीनियम वो दे रहे हैं, पर भविष्य में उसका क्या है कि उनको असर देखने को मिलेगा और ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। अगर इन्वेस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दें तो कंपनीज जो हैं, जो औद्योगिक उपक्रम है, वो उनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं और अपने एक्टिविटीज हैं वो इस प्रकार से संचालित करें कि जिससे जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिले। अच्छा, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके बारे में सरकार ने जो कुछ योजनाएं जाहिर की है उसके बारे में ब्रीफ में आप जानकारी दीजिए कि कौन सी योजनाएं हैं। सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसका लाभ कॉमन सिटीजन और कंपनियां दोनों ले सकती हैं। इसके अंदर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर रूफटॉप सोलर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PLI इंसेंटिव स्कीम, PM कुसुम स्कीम, बायोमास प्रोग्राम और बायोगैस प्रोग्राम, ये प्रमुख हैं, जिससे कंपनियों और निवेशकों को और ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं उनको भी फायदा हो सकता है। अच्छा, यानी विकास के साथ साथ देश की जो जनता है उसको साफ पानी, साफ अन्न और साफ हवा मिलते रहे, इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है और इंडस्ट्री भी प्रयास कर रही है।
तो आशा है कि 2025 तो ठीक ठाक गया, 2026 और बेटर जाए। अभी मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर के भी 2 क्वार्टर बचे हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट आए उसमें और इकोनॉमी को बेनिफिट हो। विनीत जी, आप बीज डंका के स्टूडियो में आए और हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।